क्या आपको पता है, सिर्फ 19 साल की उम्र में एक लड़के ने पूरे अमेरिका के बैंकों को बेवकूफ बना दिया था। एक चालाक ठग जिसने पायलट, डॉक्टर और वकील बनकर दुनिया को हिला दिया। लेकिन आखिर पकड़ा कैसे गया? ये कहानी है दुनिया के सबसे मशहूर कॉन आर्टिस्ट फ्रैंक अबिगनेल जूनियर की, जिस पर बनी है फिल्म कैच मी इफ यू कैन। कहानी की शुरुआत होती है रूस की एक अंधेरी जेल से। यहां हम मिलते हैं फ्रैंक अबिगनेल जूनियर से, एक चालाक, होशियार और बेहद शातिर ठग, जिसने अपनी चालाकियों से बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ बनाया था। इसी जेल में FBI एजेंट कार्ल नटी आता है ताकि फ्रैंक को अमेरिका वापस ले जा सके। लेकिन तभी अचानक फ्रैंक की तबीयत बिगड़ने लगती है। कार्ल को पहले लगता है कि यह भी उसकी कोई नई चाल होगी, मगर जब हालात बिगड़ने लगते हैं तो उसे यकीन हो जाता है कि यह नाटक नहीं है। कार्ल उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक मौका मिलते ही भागने की कोशिश करता है। हालांकि पुलिस उसे फिर पकड़ लेती है। यहीं से फ्रैंक की यादों का सिलसिला शुरू होता है। वो याद करता है अपना बचपन, जब वो एक खुशहाल परिवार में बड़ा हुआ था। उसके माता पिता एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन फ्रैंक के पिता उसे एक दुकान पर सूट दिलाने ले गए। दुकान बंद थी, मगर चालाकी दिखाते हुए उसके पिता ने झट से एक नेकलेस उठाकर उस औरत से कहा, क्या ये आपका नहीं गिरा? औरत इतनी इंप्रेस हुई कि उसने दुकान बंद होने के बावजूद सूट बेच दिया। फ्रैंक ने यहीं से सीखा कि दिमाग और चालाकी से बंद दरवाजे भी खोले जा सकते हैं। इसके बाद पिता उसे कार ड्राइवर बनाकर बैंक ले गए। असल में बिजनेस में उन्हें भारी नुकसान हुआ था और अब वो बैंक से लोन लेने आए थे। लेकिन टैक्स भरने में हुई गड़बड़ी की वजह से कोई भी बैंक उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे सरकार ने उनकी कार, प्रॉपर्टी और पैसे तक जब्त कर लिए। फिर भी उन्होंने फ्रैंक के लिए बैंक अकाउंट खुलवाया। फ्रैंक ने हैरानी से पूछा, जब आप खुद इतने कर्ज में हैं तो मेरे लिए ये सब क्यों? पिता ने मुस्कुराकर कहा, मेरे बारे में मत सोचो बेटे, तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी आगे पड़ी है। तुम्हें जीना है मेरे सपनों से भी बड़ा। लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि फ्रैंक को स्कूल बदलना पड़ा। नए स्कूल के पहले दिन ही एक लड़के ने उसका मजाक उड़ाया। ये क्या टीचर जैसे कपड़े पहन रखे हैं? गुस्से में फ्रैंक ने सच में टीचर बनने की एक्टिंग शुरू कर दी। क्लास में घुसकर पढ़ाना शुरू कर दिया और असली टीचर से बोला, मैडम आप यहां क्या कर रही हैं? ये मेरी क्लास है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, बाद में आना। इतना सुनते ही असली टीचर परेशान होकर बाहर चली गई। फ्रैंक ने सबके सामने उस लड़के की खूब बेइज्जती की। पूरे एक हफ्ते तक स्कूल वालों को पता ही नहीं चला कि उनकी क्लास में टीचर नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट बच्चों को पढ़ा रहा है, और वो भी तब जब फ्रैंक क्लास को ट्रिप पर ले जाने की प्लानिंग कर चुका था। बात खुलने पर फ्रैंक के मां बाप को स्कूल बुलाया गया। प्रिंसिपल के सामने उसके पापा तो सीरियस दिखे, लेकिन बाहर आते ही बेटे के साथ खूब हंसी मजाक किया। एक दिन फ्रैंक जब घर पहुंचा तो उसने मां के कमरे में किसी और आदमी को देखा। वो आदमी उसके पिता का बिजनेस पार्टनर था। मां ने बात टालने की कोशिश की और फ्रैंक को कुछ पैसे थमा दिए कि जा बेटा, कुछ खरीद लेना। लेकिन फ्रैंक सब समझ गया। कुछ समय बाद उसके माता पिता ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। लॉयर ने फ्रैंक से पूछा, तुम मां के साथ रहना चाहोगे या पिता के? अपने परिवार को टूटते देख फ्रैंक अंदर से बिखर गया। दर्द इतना था कि वो सब छोड़कर दूसरे शहर भाग गया। अब उसके पास न पैसे थे न सहारा, बस बैंक अकाउंट और एक चेकबुक। शुरू में वो होटल वालों को चेक देकर कमरे लेता रहा, लेकिन जैसे ही चेक बाउंस होने लगे उसे निकाल दिया गया। फिर उसके दिमाग में एक चालाकी सूझी, क्यों न नकली चेक बनाए जाएं? उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो फ्रैंक ने इस कमी का फायदा उठाया। नकली चेक बनाकर अलग अलग नामों से कैश कराने लगा, और अगर कोई बैंक मैनेजर मना करता तो वो अपने पिता के ट्रिक्स इस्तेमाल करके उन्हें मना लेता। लेकिन धीरे धीरे उसकी ये चालाकी पकड़ी जाने लगी
और बैंकों ने उसके चेक लेना बंद कर दिया। तभी एक दिन उसने देखा होटल के बाहर लोग एक पायलट की बड़ी इज्जत कर रहे थे। यहीं से उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया, क्यों ना मैं भी पायलट बन जाऊं। नकली पायलट, सोच लो, पायलट की यूनिफॉर्म और पहचान के साथ चेक कैश करवाना कितना आसान हो जाएगा। फिर वो खुद को रिपोर्टर बताकर एयरपोर्ट जा पहुंचा। बोला, मैं पायलट्स पर आर्टिकल लिख रहा हूं, कुछ डिटेल चाहिए। इस बहाने उसने सारी जानकारी जुटा ली। पता चला कि पायलट्स की यूनिफॉर्म कहां से मिलती है। फिर उसने वहां कॉल करके कहा, मेरी यूनिफॉर्म खराब हो गई है, मुझे नई चाहिए। और इस तरह फ्रैंक की ठगी की असली उड़ान शुरू हुई। कुछ चालाकियों के बाद फ्रैंक ने एकदम असली जैसी चेक यूनिफॉर्म खरीद ली। असल में उसे इसके लिए पेमेंट करना था, लेकिन जब उसने चेक से देने की कोशिश की तो वहां के एम्प्लॉय ने कहा, सर, अगर आपके पास पायलट आईडी है तो पैसे की कोई जरूरत नहीं, बिल सीधा एयरलाइन से ले लिया जाएगा। फ्रैंक के पास पहले से नकली आईडी तैयार थी। उसने वो दिखा दी और बिना एक पैसा खर्च किए यूनिफॉर्म मिल गई। अब फ्रैंक बैंक पहुंचा, वही बैंक जहां पहले कोई उसे भाव नहीं देता था। लेकिन इस बार हालात अलग थे। खुद बैंक मैनेजर उसके पास आया और उसके चेक को बड़े सम्मान के साथ कैश करवा दिया। धीरे धीरे फ्रैंक ने जाना कि होटल और बैंकों से उसे यह भी पता चल गया कि पायलट अपना सैलरी चेक कैश करवा सकते हैं, और वो भी मोटे अमाउंट का। बस फिर क्या था, फ्रैंक ने नकली सैलरी चेक बनाने शुरू कर दिए। वो खिलौनों के हवाई जहाज से एयरलाइन का लोगो निकालता और उसे चेक पर चिपका देता। फिर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैंक में जाता। एक दिन मैनेजर ने उससे कहा, सर, ये तो आप डायरेक्ट एयरपोर्ट से भी कैश करवा सकते हैं। ये सुनकर फ्रैंक के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि अब उसके लिए सब और आसान हो गया। एयरपोर्ट पर तो पायलट किसी भी वक्त अपना चेक कैश करवा सकता था। यही नहीं, वहां रिसेप्शनिस्ट ने उससे पूछा, क्या आज आप हमारे साथ उड़ान भरने वाले हैं? फ्रैंक ने तुरंत हाँ कह दिया, और जैसे ही उसने हामी भरी, उसे सीधा प्लेन के अंदर ले जाया गया। असल पायलट्स की तरह प्लेन में बैठना उसके लिए फ्री था, लेकिन फ्रैंक तो नकली पायलट था। अंदर से घबराया हुआ था, डर लग रहा था कि कहीं पकड़ा न जाए। फिर भी उसने अपने चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस रखा और माहौल हल्का करने के लिए एक खूबसूरत एयर होस्टेस के पास जाकर बोला, क्या ये नेकलेस आपका है? अपने पिता की सीखी हुई ट्रिक से फ्रैंक ने एक लड़की को आसानी से इंप्रेस कर लिया। वो अपनी उम्र से काफी बड़ा और परिपक्व दिखता था, और यही वजह थी कि किसी को भी शक नहीं हुआ कि वो सिर्फ 22-23 साल का है और असली पायलट बिल्कुल नहीं। फ्रैंक अब अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले रहा था। उसने बैंक की एक मैनेजर के साथ फ्लर्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे पूरा बैंकिंग सिस्टम समझने लगा। चेक कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, अकाउंट नंबर कैसे बनते हैं, सब कुछ। उसे पता चला कि बैंक चेक्स को एनकोड करने के लिए टाइपराइटर का इस्तेमाल होता है। बस फिर क्या था, फ्रैंक ने भी वैसा ही सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीद लिया, और उसके नकली चेक अब इतने प्रोफेशनल लगने लगे कि कोई शक ही नहीं कर सकता था। धीरे धीरे वो और भी बड़ी रकम निकालने लगा, और उसका ये खेल दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। उसकी करतूतों की खबर FBI तक पहुंच गई, और ये केस सीधा एजेंट कार्ल को सौंपा गया, जो अपने काम को बेहद सीरियसली लेता था। इसी दौरान फ्रैंक अपने पिता से मिला, जिन्हें वो अक्सर चिट्ठियों में अपनी पायलट वाली जिंदगी के बारे में लिखता था। पिता को पूरा यकीन था कि उनका बेटा सच में पायलट है, और उन्हें उस पर गर्व भी था। फ्रैंक ने उनसे कहा, सरकार ने आपसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैंने अपनी कमाई से आपके लिए वही कार खरीदी है जो जेम्स बॉन्ड चलाता है। मगर पिता ने मना कर दिया और बोले, बेटा, टैक्स घोटाले के बाद सरकार आज भी मेरे पीछे है। अगर मैं ये गाड़ी लूंगा तो कुछ दिन बाद ये भी छीन ली जाएगी। उनका स्टोर पहले ही बंद हो चुका था और वो आर्थिक तंगी झेल रहे थे। फ्रैंक ने पैसे देने की भी कोशिश की, मगर पिता ने साफ कहा, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता।
फ्रैंक अब पूरे देश के सिस्टम को अच्छे से समझ चुका था। वो अलग अलग स्टेट्स के चेक दूसरी जगहों पर कैश कराता और दिन ब दिन और चालाक बनता जा रहा था। मगर FBI की नजरें हर वक्त उस पर थी। आखिरकार एजेंट कार्ल उस होटल तक पहुंच गया जहां फ्रैंक ने हाल ही में नकली चेक चलाया था। पूछताछ में पता चला कि फ्रैंक अभी भी वही ठहरा हुआ है और होटल स्टाफ से तो अब उसकी अच्छी जान पहचान भी हो चुकी थी। कार्ल बंदूक लेकर सीधे उसके कमरे तक पहुंचा। फ्रैंक समझ गया कि अगर चालाकी नहीं दिखाई तो पकड़ा जाऊंगा। तभी वो कार्ल के सामने मासूमियत से बोला, आराम से, शांत रहो, मैं सीक्रेट सर्विस से हूं। तुझे सच में लगा कि तू अकेला इस आदमी को ढूंढ रहा है? इस शातिर आदमी के पीछे पूरी सरकार लगी हुई थी। कार्ल ने फ्रैंक से सख्ती से कहा, पहले अपनी पहचान दिखाओ, वरना मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? फ्रैंक चालाकी से मुस्कुराया और बोला, ठीक है, पूरा बटुआ ही रख लो, आराम से चेक कर लेना। कार्ल बटुआ खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फ्रैंक चाल चल देता है। देखो, हमारे लोग उस ठग को पकड़ भी चुके हैं, हम तुमसे पहले ही यहां पहुंच गए थे। नीचे खड़ा एक शख्स, जो असल में फ्रैंक का पड़ोसी था, एक अंधे आदमी को कार में बैठने में मदद कर रहा था। दूर से देखने पर कार्ल को लगा कि सच में ठग पकड़ा जा चुका है। यही देखकर वो फ्रैंक पर भरोसा करने लगता है। फ्रैंक अपना नकली चेक बनाने का पूरा सामान समेट लेता है और कहता है, पुलिस अभी आती होगी, तब तक मैं ये सबूत नीचे रखाता हूं। अब तो कार्ल को उस पर पूरा विश्वास हो चुका था। उसने बटुआ भी वापस थमा दिया, लेकिन फ्रैंक ने जानबूझकर कहा, नहीं, इसे तुम ही रखो। फिर फ्रैंक चुपचाप सारा सामान लेकर वहां से निकल भागा। जब कुछ देर बाद कार्ल ने बटुआ खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था। वो ठग उसकी आंखों के सामने ही गायब हो चुका था। कार्ल शर्म और गुस्से से जलने लगा। उसके बॉस ने भी उसे डांट पिलाई, जिस पर कार्ल ने उल्टा अपने बॉस को ही खरी खोटी सुना दी। धीरे धीरे एयरलाइंस को भी शक होने लगा कि फ्रैंक असली पायलट नहीं है। बार बार यही स्कैम करना मुश्किल हो गया था। प्रेस तक जब यह खबर पहुंची तो उन्होंने फ्रैंक को जेम्स बॉन्ड का नाम दे दिया। यह सुनकर फ्रैंक बेहद खुश हुआ। उसने बिल्कुल बॉन्ड जैसा स्टाइल अपनाना शुरू कर दिया। महंगे सूट, लग्जरी कार और वही शाही अंदाज। समय गुजरता गया और क्रिसमस आ पहुंचा। कार्ल अपने ऑफिस में अकेला काम कर रहा था कि अचानक फ्रैंक का फोन आया। उसने कहा, अब तक मैंने तुम्हारे साथ जितना किया उसके लिए माफी चाहता हूं। फ्रैंक ने यहां तक कि अपना पता भी दे दिया, लेकिन कार्ल ने शक भरी आवाज में कहा, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? इस बार मैं तेरे जाल में फंसने वाला नहीं हूं बेटे। कार्ल ने ताना मारते हुए कहा, तेरे पास भले ही ढेर सारा पैसा हो, लेकिन तू अंदर से बिल्कुल अकेला है, तभी तो मुझे बार बार फोन करता है। यह सुनकर फ्रैंक को बहुत बुरा लगा और उसने गुस्से में फोन काट दिया। लेकिन इस बार फ्रैंक सचमुच अपना असली पता कार्ल को बता चुका था। दरअसल पिछली बार जब कार्ल ने उससे बात की थी तो फ्रैंक ने अपना नाम बैरी एलन बताया था, जो कि असल में एक कॉमिक बुक का कैरेक्टर है। कार्ल को तभी शक हुआ कि ये कोई बच्चा ही है जो दिखने में थोड़ा बड़ा लगता है। उसने अपने ऑफिस कॉल करके कहा, उन बच्चों की लिस्ट निकालो जो घर से भागे हुए हैं। जरूर किसी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी। काफी खोजबीन के बाद कार्ल आखिरकार फ्रैंक के घर तक पहुंच गया। वहां उसकी मां मिली। जब उन्होंने फोटो देखी तो तुरंत पहचान लिया। हाँ, ये मेरा बेटा ही है, कार्ल ने समझाया। आपका बेटा एक नंबर का ठग है, अगर कुछ पता चले तो तुरंत पुलिस को बताइए। लेकिन फ्रैंक की मां को अपने बेटे पर यकीन था। उन्होंने मासूमियत से कहा, अरे वो बच्चा है, शायद खाने पीने के लिए कुछ पैसे ले गया होगा। बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं अभी दे देती हूं। कार्ल ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, $1.4 मिलियन, यानी करीब 12 करोड़ रुपए। यह सुनकर फ्रैंक की मां दंग रह गई। उधर फ्रैंक ने एक नए शहर में अपनी शाही जिंदगी शुरू कर दी थी। एक दिन वो हॉस्पिटल पहुंचा।
वहां उसने देखा कि एक नर्स ब्रांडा रो रही थी क्योंकि एक डॉक्टर ने उसे डांट दिया था। फ्रैंक ने उसे कहा, चिंता मत करो, तुम बहुत कमाल हो, वो डॉक्टर ही पागल है। तभी फ्रैंक के दिमाग में एक शातिर आइडिया आया। उसने ब्रांडा से मुस्कुराते हुए पूछा, यहां कोई जॉब वैकेंसी है क्या? पायलट बनना अब रिस्की लगने लगा था, तो फ्रैंक ने सोचा, क्यों न डॉक्टर बन जाऊं। बिना देर किए वो हार्वर्ड की नकली डिग्री लेकर इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। सामने बैठे डॉक्टर को भी यकीन हो गया कि ये नौजवान उनके छोटे से हॉस्पिटल फ्रैंक के लिए ठीक है। फ्रैंक ने पहले से अलग अलग मेडिकल फिल्में देख रखी थी ताकि अंदाजा रहे कि डॉक्टर की तरह बर्ताव कैसे करना है। इंटरव्यू में उसने मासूमियत से कहा, मैं बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में लोगों की मदद करना चाहता हूं। बस यही सुनकर उसे तुरंत नौकरी मिल गई। असल में वो काम धंधा कुछ करता नहीं था, बस बाकी डॉक्टरों को अजीब सी सलाहें देता रहता। खाली समय में वो और नर्स ब्रेंडा एक दूसरे के करीब आते चले गए। लेकिन एक दिन अचानक उसे इमरजेंसी केस के लिए बुला लिया गया। एक छोटा बच्चा बुरी तरह घायल था और खून देखकर फ्रैंक के तो होश उड़ गए। पर उसने हिम्मत दिखाते हुए बाकी डॉक्टर से पूछा, अगर तुम होते तो क्या करते? डॉक्टर ने जो भी कहा फ्रैंक ने तुरंत हामी भर दी। बिल्कुल सही, मुझे भरोसा है तुम ये कर सकते हो। इतना कहकर वो वहां से खिसक लिया। असलियत ये थी कि उसके तो पसीने छूट गए थे। उधर एजेंट कार्ल फ्रैंक के पिता से मिलने पहुंचा और उसके सारे कारनामे गिना दिए। लेकिन फ्रैंक के पिता ने साफ कह दिया, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और अगर पता भी होता तो तुम्हें नहीं बताता। कार्ल को समझ आ गया कि बाप बेटे के रिश्ते काफी गहरे हैं। उसे शक हुआ कि फ्रैंक जरूर पिता को चिट्ठियां भेजता होगा। उन्हीं चिट्ठियों से कार्ल ने फ्रैंक की लोकेशन का अंदाजा लगा लिया। इसी बीच फ्रैंक और ब्रेंडा की मोहब्बत गहराती जा रही थी। एक दिन ब्रेंडा रोने लगी और बोली, मेरा एक बार अबॉर्शन हो चुका है, पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था। यह सुनकर फ्रैंक ने कहा, अगर मैं तुम्हारे पापा से शादी की बात करूं तो क्या वो तुम्हें अपना लेंगे? ब्रेंडा को यह बात बहुत भा गई। फ्रैंक उसी वक्त उसके पिता से मिलने चला गया। ब्रेंडा के पिता एक वकील थे, तो फ्रैंक ने झट से कह दिया कि वो भी पहले लॉयर था, फिर डॉक्टर बना। लॉ की फिल्में देखकर उसने इतना कन्विंसिंगली बात की कि सब इंप्रेस हो गए। ब्रेंडा के पिता ने पूछा, आखिर मेरी बेटी में तुम्हें क्या खास लगा? फ्रैंक ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस एक साधारण आदमी हूं, लेकिन आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूं। यह सुनकर पिता पूरी तरह पिघल गए। बातों बातों में फ्रैंक ने पूछा, अगर मैं यहां लॉ प्रैक्टिस करना चाहूं तो क्या करना होगा? उन्होंने कहा, तुमने लॉ स्कूल किया है, बस एक एग्जाम पास करना होगा। फ्रैंक ने पहली बार सच में पढ़ाई की और एग्जाम पास कर वकील भी बन गया। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है, जहां कार्ल ने फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पूछा, तुमने वो एग्जाम पास कैसे किया? फ्रैंक हंसकर बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिरकार तो तुम मुझे जेल ही ले जा रहे हो ना। कहानी कोर्ट में नहीं बल्कि फिर से पीछे लौटती है। हम देखते हैं कि फ्रैंक अब ब्रेंडा की फैमिली के साथ अच्छे से घुल मिल चुका है। दोनों शादी करने वाले थे। फ्रैंक ने अपने पिता से कहा कि वो चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। सरकार ने जो कुछ छीना था वो सब वापस पाएंगे और फिर मां भी मान जाएंगी, जिससे पूरा परिवार फिर से एक हो जाएगा। लेकिन पिता ने सच बताया, उसकी मां ने किसी और से शादी कर ली है। यह सुनकर फ्रैंक अंदर से टूट गया। तभी पिता ने यह भी कहा कि उसे फ्रैंक की सारी चालबाजियों के बारे में पता चल चुका है। यह सुनते ही फ्रैंक को गहरा झटका लगा और वो वहां से चला गया। उस रात फ्रैंक ने एजेंट कार्ल को फोन किया और कहा, मैं शादी करने वाला हूं, हमारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाना चाहता हूं। साथ ही उसने उम्मीद जताई कि उसके ऊपर लगे सारे केस खत्म कर दिए जाए। लेकिन कार्ल ने सख्ती से जवाब दिया, जब तक मैं नौकरी पर हूं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। अब कार्ल ने एक चाल चली। उसे पता था कि शादी के बाद
फ्रैंक अपना नाम नहीं बदल सकता, इसलिए उसने हर जगह उसके डॉक्टर वाले नाम से सर्च कराने का ऑर्डर दिया। कार्ल ने सोचा कि शादी का कार्ड भी छपा होगा, इसलिए उस पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। शादी के दिन FBI एजेंट्स वहां पहुंच गए। फ्रैंक ने ब्रेंडा को कमरे में ले जाकर सच्चाई बता दी। मैंने हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। मैं भाग रहा हूं, तुम मुझे एयरपोर्ट पर मिलना, लेकिन किसी को मत बताना। अगले दिन एयरपोर्ट पर ब्रेंडा आई, लेकिन अकेली नहीं, उसके साथ एजेंट्स भी थे। फ्रैंक के लिए निकल पाना बेहद मुश्किल हो गया। तभी उसने एक शानदार प्लान बनाया। वो कॉलेज पहुंचा और कहा कि उसकी एयरलाइन एयर होस्टेस हायर कर रही है। उसने कई खूबसूरत लड़कियों का इंटरव्यू लेकर चुन लिया और फिर पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर एयरपोर्ट पहुंचा। लड़कियों को साथ लेकर चलते हुए फ्रैंक इतनी चालाकी से वहां से निकला कि सभी पुलिस वाले उसका ध्यान ही नहीं दे पाए। इसी दौरान एक और लड़का, जो फ्रैंक जैसा दिखता था, कार लेकर बाहर खड़ा किया गया। एजेंट्स ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो बोला, एक आदमी ने मुझे पैसे दिए थे यहां खड़े रहने के लिए। इस तरह फ्रैंक आसानी से देश से बाहर निकल गया और अलग अलग देशों में बड़े बड़े फ्रॉड करने लगा। आखिरी बार उसकी लोकेशन रूस में मिली। कार्ल ने अपने सीनियर से वहां जाकर उसे पकड़ने की इजाजत मांगी, लेकिन मना कर दिया गया। तब कार्ल ने खुद रिसर्च की और पता लगाया कि फ्रैंक अब चेक प्रिंट करवा रहा है। रूस बहुत बड़ा देश था, लेकिन कार्ल को याद आया कि फ्रैंक की मां एक छोटे से रूसी गांव से थी, जहां एक प्रिंटिंग प्रेस भी था। क्रिसमस ईव के दिन कार्ल वहां पहुंचा और आखिरकार फ्रैंक से सामना हुआ। फ्रैंक ने कहा, आओ मैं तुम्हें घुमाता हूं, लेकिन कार्ल ने सख्त लहजे में चेतावनी दी, भागने की कोशिश मत करना, वरना यहां की पुलिस मार डालेगी। अगर अभी सरेंडर कर दोगे तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं। फ्रैंक ने कार्ल से कसम खाने को कहा। कार्ल ने अपने बच्चों की कसम खाई और कहा कि वो सच बोल रहा है। यह सुनकर फ्रैंक ने हथकड़ी पहन ली, लेकिन जब वो बाहर आए, वहां कोई नहीं था। एक पल के लिए फ्रैंक को लगा कि शायद वो पागल हो गया है, लेकिन तभी अचानक पुलिस की दर्जनों गाड़ियां वहां पहुंच जाती है और कहानी वापस वर्तमान में लौट आती है। कार्ल और फ्रैंक अमेरिका लैंड करने ही वाले थे। तभी फ्रैंक ने कहा, मैं अपने पापा से मिलना चाहता हूं। कार्ल ने भारी मन से बताया कि उसके पिता अब नहीं रहे, बाथरूम में गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। यह सुनकर फ्रैंक का दिल टूट गया। वो टॉयलेट में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन जैसे ही फ्लाइट लैंड होने वाली थी, कार्ल को शक हुआ और उसने दरवाजा तोड़ा, पर अंदर फ्रैंक था ही नहीं। उसने पहले ही सिंक का स्क्रू खोलकर जहाज के अंदरूनी हिस्से से भाग निकला था। उसी रात फ्रैंक अपनी मां से मिलने पहुंचा, लेकिन देखा कि उनकी मां ने नई जिंदगी शुरू कर दी है और अब एक छोटी बेटी भी है। यहीं पर कार्ल पहले से उसका इंतजार कर रहा था और उसने फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया। फ्रैंक अभी 19 साल का भी नहीं था, लेकिन सरकार चाहती थी कि इतने बड़े फ्रॉड के लिए उसे कड़ी सजा मिले। उसे 10 साल के लिए अकेली जेल में डाल दिया गया, जहां वो किसी से बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन एक दिन कार्ल उससे मिलने आया। उसने फ्रैंक को एक नकली चेक दिखाया और फ्रैंक ने तुरंत बता दिया कि इसमें गड़बड़ी कहा है। कार्ल को समझ आया कि इस काम के लिए फ्रैंक से बेहतर कोई नहीं। धीरे धीरे उसने फ्रैंक को जेल से बाहर निकाला और FBI में नौकरी दिलवा दी। अब शर्त थी, अगर वो भागा तो 50 साल की सजा। फ्रैंक ने काम शुरू किया, लेकिन बोर होकर फिर भागने की सोची। तभी कार्ल ने उसे समझाया, भागने से कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, उसका फायदा उठाओ। फ्रैंक रुका और मंडे को कार्ल के सामने वापस लौटा। अब उसने केस सॉल्व करने में ऐसा कमाल दिखाया कि सब उसके दीवाने हो गए। आगे चलकर उसने शादी की, परिवार बनाया और अपनी कंपनी शुरू की जो बैंक फ्रॉड रोकने का काम करती थी। आखिर कौन चोरों को पकड़ने में उससे बेहतर हो सकता था, जिसने खुद दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड किए हों। और यह है एक सच्ची कहानी
जहां फ्रैंक आखिर में सही रास्ता चुनकर करोड़पति बना। गलत रास्तों से दौलत मिल सकती है, लेकिन सुकून और इज्जत सिर्फ सही रास्ते से ही मिलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो हमारी अगली रोमांचक कहानी के लिए।